आज हम लोग पढ़ेंगे निशस्त्रीकरण का अगला भाग और अंतिम भाग, इसको हम मान लेते हैं। देखिए, निशस्त्रीकरण के बारे में प्रयास तो मित्रों बहुत हुआ, ठीक है, लेकिन पूर्णतया निशस्त्रीकरण होना ना तो संभव है और ना हो पाया। पूर्णतया की बात छोड़ दीजिए, कुछ ऐसी समस्याएं आ रही हैं जिसके कारण जो है निशस्त्रीकरण संभव नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम थोड़ा सा पढ़ेंगे निशस्त्रीकरण तथा शस्त्र नियंत्रण की प्रमुख समस्याएं। मित्रों, जैसे यहाँ हम आपको थोड़ा सा समझाने का इस तरह प्रयास करेंगे, इस तरह जो है कि जैसे हम लोगों के गाँव में कहीं पर भी अगर हम चाहते हैं कि अगर हमको कोई चीज़ किसी से मांगना चाहते हैं लेकिन हम उसको देना नहीं चाहते, तो क्या संभव होगा कि कोई हमको देगा? अर्थात हम अगर ये रखें, अपने मन में उम्मीद रखें कि हम जिससे जो चीज मांगे वो हमको दे दे, लेकिन वो मांगे तो हम ना दें, क्या ऐसा हो सकता है? फिर यही प्रॉब्लम आ रही है निशस्त्रीकरण में, ठीक है। राष्ट्रों के पास इतना सारा हथियार मौजूद है जिसपे उन्होंने रिसर्च, शोध, अनुसंधान और निर्माण में बहुत पैसा खर्च किया है, और महाशक्तियों की बात छोड़ दिए, बहुत सी शक्तियां ऐसी भी हैं कि इन हथियारों को बेच बेच कर ये जो है धन कमा रही हैं, और परमाणु हथियारों में इतना सारा व्यय किया गया है कि अब उनको हथियारों को नष्ट कैसे किया जाए, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम इसमें आ रही हैं। अब फिर दुनिया से उम्मीद करते हैं कि दुनिया परमाणु हथियार ना बनाए, अब बाकी हम बना के रखे रहें। दुनिया को गारंटी भी नहीं देना चाह रहे हैं कि आपके पास परमाणु बम का प्रयोग नहीं होगा आपके ऊपर, या हम जो है परमाणु बमों के प्रयोग की धमकी भी नहीं देंगे, परमाणु हथियारों से डराएंगे नहीं आपको, ठीक है। ऐसा भी कोई जो है सांत्वना नहीं है। तो दुनिया मित्रों बेवकूफ नहीं है, ठीक है। अगर उम्मीद ये कर रहे हैं अमेरिका और सोवियत संघ जैसे राष्ट्र, हाँ ये बात ठीक है कि शांति के लिए सभी प्रयासरत हैं, लेकिन अगर ये कहिए कि हम बना लें आप लोग मत बनाइए, तो मित्रों ये संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र को अपने पड़ोसियों से खतरा जरूर है। खतरा है तो पड़ोसी अगर परमाणु शक्ति संपन्न है तो उसको भी परमाणु हथियारों से खतरा जरूर होगा, इसलिए वो भी परमाणु हथियार जरूर बनाएगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कुछ ऐसे पॉइंटों में कि निशस्त्रीकरण के मार्ग में कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं, ठीक है। देखिए, पहला पॉइंट है, हालांकि बहुत कुछ सच्चाई भी है। जैसे पहला नंबर है राष्ट्रों द्वारा सुरक्षा की गारंटी हेतु सैनिक तैयारी में विश्वास करना, ठीक है। तो यहाँ मित्रों हमारे कुछ विचारक भी ऐसे हैं कि संपूर्ण विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तीसरा विश्व युद्ध क्यों नहीं हुआ, या फिर बाद में कोई बड़े युद्ध क्यों नहीं हुए। तो देखा जाए तो जो सैनिकों की तैयारी चल रही थी, महाशक्तियों के बीच में जो शीत युद्ध में शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा चल रही थी, और महाविनाशक हथियारों जो है परमाणु हथियार, जैविक, रासायनिक जो कि गैर परंपरागत हैं, जब महाविनाशक हथियारों का एक प्रकार से होड़ लगी है निर्माण का, तो जिससे दोनों महाशक्तियों के बीच में क्या बोलते हैं परस्पर विनाश का भय व्याप्त हो गया, भयादोहन व्याप्त हो गया, जिसके कारण दोनों के बीच में लड़ाई नहीं हुई। तो यहाँ पर राष्ट्रों का एक मानना ये भी है कि सैनिक तैयारी अगर बराबर चलती रही तो शांति बनी रहेगी, अर्थात जब तक संतुलन बना रहेगा तब तक शांति बनी रहेगी। संतुलन गड़बड़ हुआ तो शांति अशांति में बदल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राष्ट्रों द्वारा सुरक्षा की गारंटी है तो सैनिक तैयारी में विश्वास किया जा रहा है, तो इसका उदाहरण यही है कि शीत युद्ध काल में दोनों राष्ट्रों के बीच में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि दोनों राष्ट्र एक दूसरे से भयभीत होने लगे, भयादोहन की स्थिति कायम हो गई, जिसके कारण विश्व शांति बनी रही, दोनों के बीच में कभी युद्ध नहीं हुआ, केवल हथियारों का इन्होंने निर्माण किया, ठीक है। अगला है दूसरा नंबर है विश्व का कोई भी देश निशस्त्रीकरण के किसी भी कार्यक्रम पर पूर्ण सहमत नहीं हो सका। मित्रों, यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय निशस्त्रीकरण की बात मान लीजिए संयुक्त राष्ट्र संघ में हो रही है। हमको खतरा पड़ोसी से है, तो जब पड़ोसी से अगर हमको खतरा है तो या तो पहले उसको निशस्त्र कीजिए फिर हमको निशस्त्र कीजिए। अभी उसको निशस्त्र करने की गारंटी कौन लेगा बताइए?
अगर भारत जैसे भारत को ही उदाहरण के रूप में मान लिया जाए कि भारत को कहा जाए, हालांकि भारत तो पहले से ही बहुत शांति प्रिय देश था, भारत तो बहुत पहले से भी नहीं चाहता था कि हम परमाणु बम बनाएंगे, नहीं तो हमारे परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी कब का भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बना चुके होते। और आज भी जो आज भारत की गिनती अस्थायी सदस्यों में होती। ठीक है मित्रों, चलिए, यानी विश्व का कोई भी देश निशस्त्रीकरण के किसी भी कार्यक्रम पर सहमत नहीं हो सका, क्योंकि सबको पड़ोसियों से खतरा है। और जिन जिन राष्ट्रों के पड़ोसियों से खतरा है, पड़ोसियों को खतरे को ध्यान में रखकर वे निशस्त्रीकरण के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। हमने उदाहरण में भारत को दे दिया कि भारत को चीन से खतरा है, इसलिए भारत तैयार नहीं है निशस्त्रीकरण के लिए। अब कोई गारंटी दे या तो ये सब चाहते हैं कि बस कहते हैं ना खाली हाथ, वैसे डायरेक्ट जो है निशस्त्र हो जाए भारत। भाई कोई जिम्मेदारी है तो उसी को जो आगे आए जो राष्ट्र वो भारत की सुरक्षा की गारंटी ले, तब तो भारत अपने आप को निशस्त्र करे। नहीं तो पड़ोसी से खतरा है तो सैनिक तैयारी हमको करना है, और जब तक हमारी सैनिक तैयारी चलेगी तब तक शांति बनी रहेगी, जैसा कि कुछ विद्वानों ने माना भी है। ठीक है, यानी अपने अपने खतरों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र जो है सभी पूर्ण सहमत नहीं हो पाए। अगला है बुद्धिजीवी वर्गों द्वारा इस बात पर विश्वास करना कि निशस्त्रीकरण से शांति एवं सुरक्षा के स्थान पर युद्ध एवं सुरक्षा को बढ़ावा मिल सकता है। मित्रों, इस बात में भी सच्चाई है। जहां पर बड़े भयानक हथियारों को अगर नष्ट कर दिया जाएगा, परमाणु हथियारों को नष्ट कर दिया जाएगा, जब छोटे छोटे हथियार होंगे तो वहां पर युद्धों की संभावना ज़्यादा बढ़ सकती है। जैसे कि पहले इतिहास में होने वाले सभी उदाहरण यही बताते हैं कि जब शक्ति का संतुलन बिगड़ता है तो युद्ध तभी होता है। वह शक्ति का संतुलन जो बना के रखा है वो शक्ति का संतुलन नहीं मित्रों, वो आतंक का संतुलन बना के रखा है परमाणु हथियारों ने। ठीक है, इसीलिए युद्ध नहीं हुआ। और जहां पर छोटे छोटे हथियार सबके पास व्याप्त हो जाएंगे तो युद्ध होना फिर प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि अब महाविनाशक या संपूर्ण धरती पर की संपूर्ण धरती के विनाश होने का खतरा समझ लीजिए टल गया जब धरती से परमाणु बम हट जाएगा तब। ठीक है, तो बुद्धिजीवी वर्ग इस बात को मानते हैं, तो बात इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई तो है ही। और इधर इस बात पे सच्चाई इसलिए भी है कि शीत युद्ध काल में शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा ही जो है संपूर्ण विश्व में शांति को कायम रखी। यानी दोनों महाशक्तियों के बीच में शीत युद्ध में हर प्रकार का विरोध रहा, लेकिन दोनों कभी भी परमाणु हथियार लेकर एक दूसरे से लड़ने नहीं गए। इसलिए केवल आतंक का संतुलन व्याप्त हो गया था, भयादोहन की स्थिति व्याप्त हो गई थी। ठीक है, अगला नंबर है विचारकों का मानना है कि शस्त्रों को समाप्त करने के स्थान पर तनाव एवं शत्रुता को समाप्त किया जाए। मित्रों, तनाव और शत्रुता कैसे समाप्त हो जाए? हम लोगों के अंदर जो भावनाएं हैं आप देखेंगे, हम लोगों के अंदर कई शत्रु हमारे खुद हैं जो जिनसे हमको लड़ना पड़ता है। जैसे हो गया काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद का मतलब अहंकार। ठीक है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, इन्हीं कारणों से युद्ध होता है। लोभ है तब भी युद्ध है, दूसरे के राज्य को पाने की इच्छा है। काम की भावनाएं अगर ज्यादा तीव्र है, महिलाओं के लिए भी इतिहास में युद्ध हुए हैं, यह आप लोग जानते ही हैं। क्रोध के वशीभूत होकर आप दूसरों को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए दूसरों को बर्बाद करने की ठान लेते हैं। लोभ, मोह, अपनों को अगर अपने भी कोई गलती करते हैं तो उनको हम सजा नहीं देना चाहते, बफरते जिसके प्रति गलती किए हैं उसी की लड़ाई। यानी एक प्रकार से जो मोह के वशीभूत होकर हम जो है दूसरों पे युद्ध थोप देते हैं, तो वो भी मोह भी होता है। जो कहते हैं ना, मोह जो होता है ये भी, लोभ और मोह ये भी पाप का ही मूल होता है। इनके कारण भी लड़ाई होती है। भाई अपनों के लिए लड़ाई, न्याय के लिए लड़ाई होती तब तो ठीक था, लेकिन अपनों के लिए लड़ाई है वो भी तो वही है। अब अपनों के लिए लड़ाई का मतलब मित्रों, हम थोड़ा सा आपको उदाहरण दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भगवान राम और रावण में जब युद्ध चल रहा था तो रावण को समझाने वाले बहुत से लोग ऐसे भी थे
जो कि मजबूरी में रावण की ओर से लड़ाई किए थे, रावण के पक्ष में थे, केवल अपनों का मोह था। जैसे कुंभकर्ण को आप देख लीजिए, विभीषण तो मान लीजिए मोह छोड़कर वो भाग गया, भाग क्या गया, भाग कर वो भी नहीं जाता बफरते जब रावण उसको निकाल नहीं देता तो। ठीक है, आगे उसी में उनके नाना जी रावण के माल्यवंत थे, महारानी मंदोदरी उनकी थी, ये सब लोग मानते थे, केवल मोह के वशीभूत होकर रावण के साथ थे। ठीक है, अंत में जो है इसको भी देखा जाए तो मेघनाथ जो शुरुआत तक रावण का पक्ष लिए बैठा था, लेकिन अंत में मोह के वशीभूत होकर ये भी अपने पिता के लिए केवल मरने चला गया। कुंभकर्ण भी जानता था हमारे भाई ने गलत किया है, लेकिन वहां भी केवल मोह के वशीभूत होकर भाई के लिए मरने चला गया। ठीक है मित्रों, तो यहां पर देखेंगे मोह हो गया। अहंकार, अहंकार तो मित्रों पाप का मूल होता ही है। अभिमान जिसे हम लोग कहते हैं, घमंड। यहां तक कि एक बार महाभारत में जब युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न पूछा था, जब पानी लाने गए थे, चारों भाई मर गए थे, बाद में युधिष्ठिर जी गए थे, उनसे यक्ष ने प्रश्न पूछा था वो कौन सी चीज है जिसको छोड़ देने से मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। तो यक्ष युधिष्ठिर का उत्तर यही था, धर्मराज युधिष्ठिर का, कि वो अहंकार है। अगर व्यक्ति अभिमान और घमंड को छोड़ दे, अपने अंदर से निकाल दे, तो सबका प्रिय हो जाता है। इसका मतलब कि घमंड जो है, यही घमंड और अहंकार सबका अप्रिय बनाए हुए है उसे। ठीक है मित्रों, तो ये मान के चलिए कि विचारकों का जो मानना है कि शस्त्रों को समाप्त करने के स्थान पर तनाव और शत्रुता को समाप्त किया जाए, और तनाव और शत्रुता जो है हम लोग कभी समाप्त हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि शत्रुता भाई अगर हम अपने अंदर से शत्रुता समाप्त कर लें तो पड़ोसियों को भी तो ध्यान देना है। भारत को बताइए, भारत किसका शत्रु है? लेकिन जब से भारत बताइए सिकंदर से लड़ना पड़ा, क्या हम भारत सिकंदर के राज्य पर हम आक्रमण करने गए थे? भारत गया था आक्रमण करने। उसके बाद महमूद गजनवी आया, गोरी आया, अब्दाली आया, नादिर शाह आया, चंगेज खां आया, पता नहीं कितने, बाबर आया, कौन कौन नहीं आया भारत में। क्या हमारी कोई दुश्मनी है? हम तो मान लीजिए अपने अंदर तनाव और शत्रुता को कब से जो है समाप्त किए बैठे हैं। ठीक है, इसलिए मित्रों ये भी संभव नहीं है, तनाव और शत्रुता को समाप्त नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की भावनाएं व्याप्त हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे ज्यादा है वो है लोभ। लोभ चाहे राज्य का हो, चाहे दुनिया में नाम कमाने का लोभ हो। ठीक है, चलिए अगला है निशस्त्रीकरण पर राष्ट्रों के बीच अविश्वास की भावना। मित्रों, निशस्त्रीकरण पर राष्ट्रों में अविश्वास की जो भावना व्याप्त है, भावना का मतलब ये है कि पता नहीं अगर सोवियत संघ नष्ट करना शुरू कर दे, अमेरिका को लग रहा है कि पता नहीं उसने नष्ट किया भी या नहीं किया, या तो हमको दिखा दिखा के नष्ट करे। अब फिर ये भी है कि क्या इतने ही हथियार इनके पास हैं? हो सकता है कहीं और छुपा के रखा हो। भाई अगर कोई हम किसी कमरे में रखे हो तो ढूंढा जा सकता है, लेकिन अगर संपूर्ण विश्व में बड़े बड़े देशों में हम रखे हैं तो कहाँ हम परमाणु हथियारों को रखे हैं? कैसे भरोसा करें कि आपके पास इतने ही परमाणु हथियार हैं जो हमको दिखा दिखा कर आप नष्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, अब फिर ये भी रहता है कि हम नष्ट कर दे, वो नष्ट ना करे, तब भी संभव नहीं है। हाँ, तो ये भी बात है कि इसी कारण जो है राष्ट्र जब पूर्णतया विश्वास नहीं कर पाते, ये भी निशस्त्रीकरण के मार्ग में एक बाधा है। ठीक है, अगला नंबर है राष्ट्रीय स्वार्थ निशस्त्रीकरण के मार्ग की प्रमुख समस्या है। राष्ट्रीय स्वार्थ क्या है? बस वही है कि हमें छोड़कर सब लोग नष्ट कर दें। प्रत्येक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र यही चाहता है, हमको छोड़कर बाकी सब लोग नष्ट कर दें। ठीक है, अब फिर हम जो बनाए हुए हैं हम इसको बेच बेच के धन कमा रहे हैं। सही बात ये है। दूसरे नंबर पे आ जाइए, शस्त्रीकरण पर आधारित अर्थव्यवस्था को निशस्त्रीकरण आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने की समस्या है। ठीक है, बहुत से राष्ट्र तो ऐसे हैं मित्रों, उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए हुए ही है ये शस्त्रों का व्यापार। अमेरिका, सोवियत संघ, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, यानी
बहुत फेदे फैफे हैं या महाशक्तियों को मान लेते हैं कि ये हथियारों को बेच बेच कर ही अमीर बने हैं, या यूं मान के चलिए कि इनके अर्थव्यवस्था में हथियार व्यापार की प्रमुख भूमिका है। अब आप बताइए, अपनी अर्थव्यवस्था को कोई नुकसान पहुंचाना चाहेगा? शायद नहीं। तो यही वजह, एक वजह ये भी है कि जिसके कारण निशस्त्रीकरण के मार्ग में समस्या आ रही है। अगला है शस्त्र निर्यातक या शस्त्र व्यापार। मित्रों, वही चीज आपको बता चुके हैं। शस्त्र निर्यातक या शस्त्र व्यापार करने वाले देशों को मंदी का सामना कर पड़ सकता है, क्योंकि वर्तमान समय में शस्त्र व्यापार महाशक्तियों के लिए अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार बना हुआ है। इसके पहले इसको बता चुके हैं। अगला है निशस्त्रीकरण के मार्ग की प्रमुख समस्या यह निरीक्षण और सत्यापन की है, अर्थात शस्त्रों की कटौती या समाप्ति के बारे में कैसे पता लगाया जाए। मित्रों, इसके पहले वाले पार्ट में हम इसको भी आपको बता चुके हैं कि कैसे पता चले कि इनके पास इतने ही परमाणु हथियार हैं और सबको जो है इन्होंने नष्ट कर दिया। पता लगा कि उनको देखकर हम, भाई मान लीजिए सोवियत संघ एक बहुत बड़ा राष्ट्र है, ठीक है, अमेरिका भी बहुत बड़ा है। भाई अगर कहा जाए सोवियत संघ से आपसे कितने परमाणु हथियार हैं, सोवियत संघ ने कहा हमारे पास 1000 है। अमेरिका से पूछा जाए, अमेरिका कह दिया हमारे पास 1500 है। अब ये है कि आइए दोनों लोग नष्ट करते हैं। अमेरिका में, अब अमेरिका सोवियत संघ में गया तो 1000 परमाणु हथियार नष्ट करवा दिया, ठीक है। लेकिन अब अमेरिका को भरोसा कैसे हो कि 1000 जो सामने लेके बैठकर नष्ट कर रहे हैं, जिनको नष्ट किया जा रहा है, केवल इतने ही हैं इनके। हो सकता है साइबेरिया में छुपा के रखा हो सकता है जो है यूक्रेन में छुपा के रखा हो सकता है कजाकिस्तान में और रखा हो सकता है किसी समुद्र के किनारे रखा हो। भाई कोई कमरे में अगर कोई चीज हमको ढूंढना है तो हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन अगर कहिए कि किसी देश के अंदर अगर बिल्कुल ढूंढना है तो मान के चलिए कि एक सुई आप ढूंढना चाहें संपूर्ण देश में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह परमाणु हथियार जो है कौन कहाँ कहाँ रखा है। और इसी तरह अगर सोवियत संघ जाए अमेरिका में, कहे कि हमारे पास 1500 है, और उधर जो है बाकी अगर 10,000 हो तो लाद लाद कर कुछ ब्रिटेन में पहुंचवा दे, कुछ फ्रांस में पहुंचवा दे, कुछ तुर्की में पहुंचवा दे, यानी नाटो कंट्री में पहुंचवा दे सब, तब कैसे होगा। इसीलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि निरीक्षण एवं सत्यापन की, कि जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं वो सही है, ठीक है। अर्थात शस्त्रों की कटौती या समाप्ति के बारे में कैसे पता लगाया जाए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मित्रों ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है आप लोग कमेंट करिएगा, हम फिर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तब तक पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए मित्रों। सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दिया कीजिए।